हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका पार्ट फर्स्ट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही होगी। ये आज के टाइम की लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसको बनाने में किस तरह से साइंटिस्टों ने स्ट्रगल किया, उनकी मेहनत थी, उस सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो एलिमेंट्स है इनको अरेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में ही ले लीजिए। आपके स्कूल में मान लो 400-500 बच्चे हैं और आपको ऐसे बिठा दिया जाए कि हाँ भाई, उसमें किसी का नाम नहीं पता, किसी की क्लास नहीं पता, तो आपको अगर किसी से बात करनी हो या किसी को बुलाना हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी क्लास का बच्चा है या फिर इसका नाम क्या है। या फिर आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझो, आपके पास 4-5 टाइप की बुक्स है, उसमें से आपको केमिस्ट्री की बुक निकालनी है। बहुत आसान है। एक लाइब्रेरी है जो बहुत ज़्यादा मैसिव है, उसमें कम से कम 2000 बुक्स है और आपको कह दिया जाए कि उसमें से अपने केमिस्ट्री की बुक निकालिए, तो क्या वो इजी रहेगा? नहीं, वो इजी नहीं रहेगा। इसी कारण अगर उन्हें एक प्रॉपर वे से अरेंज कर दिया जाए तो क्लास 11th मान लो उसे एक ऐसा बना दिया जाए कि क्लास 11th की जो बुक्स होगी यही होगी और उसमें केमिस्ट्री की बुक्स जो होगी इस अलमीरा के अंदर होगी, तो आपके लिए बहुत इजीली होगा वहाँ से केमिस्ट्री की बुक को फाइंड आउट करना। तो यही कारण है कि इतने सारे एलिमेंट्स हो गए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तो उनके बेस पे हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका कोई पर्टिकुलर नाम भी तो होना चाहिए। यही सारी वजह है कि जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें क्लासिफिकेशन से पहले इसकी हिस्ट्री की कि इसके ये जो पीरियोडिक टेबल बनी है उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1789 में लेवेशियर साहब थे, उस वक्त 33 एलिमेंट्स थे। उन्होंने इन एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल, गैसेस, इस टाइप के नेचर के बेस पे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। लेवोशियर साहब के बाद आए डॉबिनियर। डॉबिनियर का त्रिक जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एक त्रिक दे दिया था, 3 एलिमेंट दे दिए थे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक ट्रिक बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सोडियम है इसका जो परमाणु भार होगा वो लिथियम और पोटेशियम जो होगा इसके परमाणु भार को ऐड कर ले और उससे 2 से डिवाइड कर ले, इट मीन्स उसका एवरेज निकाले। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो भार किसका होगा? सोडियम का होगा। तो इस तरह से उन्होंने 2-3 ट्रिक बनाए थे। एक ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाया था, पर वो भी 2-3 जगह ही सफल रहा, उसके बाद वो फेल हो गया। उसके बाद बात करें न्यूलैंड साहब की, तो न्यूलैंड जी ने कहा था, उस वक्त 56 एलिमेंट हमें पता थे। तो न्यूलैंड सर ने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाए तो हर जो 8वां तत्व होता है वो पहले वाले तत्व के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज होगी। परंतु ये भी जो चीज़ है फेल हो गई थी, क्योंकि ये जो था सिर्फ कैल्शियम तक ये सीक्वेंस चला था, वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। कैल्शियम के बाद हम इस ढंग से रखें कि 8वां पहले से शो करे प्रॉपर्टी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये न्यूलैंड साहब ने बताया था। उसके बाद आए मेंडेलीफ 1869। उस वक्त 63 एलिमेंट्स पता थे और जो टेबुलर फॉर्म दिख रही है आपको इस पीरियोडिक टेबल को, इसको आधार देने का एक जो फंडामेंटल यूनिट होती है या एक फंडामेंटल बेस देने का काम मेंडेलीफ साहब ने ही किया था। हालांकि ये जो टेबल है वो मेंडेलीफ साहब ने नहीं दी, ये टेबल मोजली सर ने दी थी, पर जो आधार, जो फंडामेंटल बेस जो तैयार किया था वो मेंडेलीफ सर ने किया था। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर एक हल्का सा ब्रीफ स्टडी मेंडेलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में करते हैं।
तो हिस्ट्री में मेंडेलीव के आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी, पहली बात तो ये कि उनकी जो आवर्त सारणी है किसके ऊपर बेस्ड है। उनकी आवर्त सारणी का आधार जो है वो है परमाणु भार। परमाणु भार, मेंडेलीव सर ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब अगर किसका आधार था परमाणु भार, उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। आवर्ती का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चीज की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होती है। तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं एक टाइम, एक लिमिट के बाद या फिर एक सीक्वेंस के बाद अपने में सिमिलरिटी शो करते हैं। ये किसने बताया था? मेंडेलीव ने बताया था, अगर उन्हें परमाणु भार के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाए तो। अब इस आवर्त सारणी की विशेषताएं देख लेते हैं जो मेंडेलीव सर ने दी थी, उसकी विशेषताएं। मेंडेलीव सर के समय 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को एक ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया था। उन्होंने जो इस आवर्त सारणी में दिख रहे हैं आवर्त और वर्ग, वर्ग जो वर्टिकल लाइनें हैं वो वर्ग कहलाती हैं और जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, वो आवर्त कहलाती है। मेंडेलीव सर की आवर्त सारणी के अंदर भी 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। हालांकि उनके वर्ग बाद में उपवर्ग सब जो ग्रुप है उसके अंदर डिवाइड थे फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, पर उनके आवर्त जो थे वो 7 ही थे। वर्ग कितने थे? 8 थे। बाद में उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनकी खोज हुई तो उन्होंने पहले ही उसके लिए एक वर्ग डिसाइड कर रखा था जिसे हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने वर्ग हो गए? 9 वर्ग हो गए। तो उनकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। और इन 7 आवर्त और इन 9 वर्गों में उन्होंने 63 एलिमेंट को ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या था कि जो मेंडेलीव सर थे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा कि जिस एलिमेंट को हम उस ग्रुप में रख रहे हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो क्या हाइड्राइड बना रहे, ऑक्साइड बना रहे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था और सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा था। इस सब को करने के लिए उनका जो आधार, परमाणु भार जो उन्होंने आधार बनाया था, उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना भी हो रही थी, परंतु उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसी के बेस पे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। थर्ड जो सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त कई एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे, पर मेंडेलीव सर ने उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में पहले से ही स्थान छोड़ दिए थे। फॉर एग्जाम्पल बात करें इस गैलियम और जर्मेनियम की, ये गैलियम और जर्मेनियम जो थे डिस्कवर नहीं हुए थे तो उन्होंने इसे एक्का एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के नीचे आ रहे हैं इसलिए इन्हें एक्का एल्यूमिनियम, और ये जो है सिलिकॉन के नीचे आ रहा है इसलिए इसे एक्का सिलिकॉन नाम दिया था। और इस तरह से जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई है उनको भी उन्होंने उस आवर्त सारणी में स्थान दिया। तो यह उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से उनकी आवर्त सारणी की काफ़ी विशेषताएं देखने को मिलती है, परंतु विशेषताओं के साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं और उन ड्रॉबैक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कमियां जो देखते हैं आवर्त सारणी में, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो कमी है वो तो है हाइड्रोजन का स्थान जो है। ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है इसे हमने फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा है, परंतु ये जो हाइड्रोजन है इस फर्स्ट ग्रुप के साथ काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है, परंतु ये जो 17th ग्रुप
हेलोजन ग्रुप है उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है, तो फिर इसको इस ग्रुप में क्यों रखा है, उसे उस ग्रुप में भी तो रख सकते थे हम। तो ये मेंडलीव सर नहीं बता पाए थे। उसके बाद दूसरा जो कमी थी उनकी थी वो थी समस्थानिकों का स्थान देना, मतलब समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था, उनके बारे में वो नहीं बता पाए। अब समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप या समस्थानिक कई बार कई एलिमेंट्स जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो हाइड्रोजन के हमें 3 समस्थानिक देखने को मिलते हैं। एक हाइड्रोजन, सेकंड जो है ड्यूटेरियम, सेकंड जो है वो ड्यूटेरियम और थर्ड जो है ट्राइटेरियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका अणुभार 1 है, इसका 2 और इसका 3। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसका तो आधार ही परमाणु भार था। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो अपने समस्थानिकों के साथ इस आवर्त सारणी में 3 स्थान ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सेकंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्राइटेरियम हो जाएगा। परंतु मेंडलीव सर ने ये नहीं किया था, इस तरह से वो समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाए थे, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उनका। थर्ड थर्ड जो आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में कमी देखने को मिलती है वो ये है कि मेंडलीव सर की आवर्त सारणी का आधार क्या था, उनके आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार। और इस परमाणु भार जो उन्होंने आधार बनाया था उसकी कई जगह इन्होंने अवहेलना भी की थी। तो जिसको हम आधार बना रहे हैं उसी चीज़ की हम अवहेलना करें तो ये बहुत बड़ी कमी होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोबाल्ट और निकल, ये जो कोबाल्ट है और ये निकल है, कोबाल्ट का अणुभार 58.933 है जबकि निकल का क्या है 58.693 है। इट मीन्स इसका अणुभार क्या है, ज़्यादा है और इसका अणुभार क्या है, कम है। तो पहले निकल आना चाहिए देन कोबाल्ट आना चाहिए, पर उन्होंने पहले कोबाल्ट को लिखा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज इस वाले पीरियड से और इस वाले ग्रुप से शो हो रही थी, और फिर उन्होंने निकल लिखा, तो ये उसकी अवहेलना हुई। फिर उसके बाद जो सेकंड हम बात करें आर्गन की और पोटेशियम की, पोटेशियम का 39 पॉइंट समथिंग है और आर्गन का 39.9 यानी 40 के लमसम है। तो आर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम को बाद में रखा गया। तो इस तरह से 2-3 जगह उनके जो आधार था परमाणु भार उसकी अवहेलना हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में बहुत विशेषताएं थी तो कमियां भी थी, परंतु जो सबसे बड़ी बात थी कि मेंडलीव सर ने एक आधार दे दिया था इस पीरियोडिक टेबल का, जो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आए 1913 में मोजले सर, और जो आवर्त सारणी नजर आ रही है आज ये मोजले सर की ही देन है। 1913 में मोजले साहब ने इस टाइप की आवर्त सारणी को दिया था। पहली बार डिस्कस करें कि उनका आधार क्या था, मेंडलीव सर के आवर्त सारणी का परमाणु भार, और इनकी आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मेंडलीव की आवर्त सारणी का और मोजले की आवर्त सारणी का। इस तरह से उन्होंने एक टैग दिया था, एक टैगलाइन दी थी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसी तरह से इनकी भी एक हमें देखने को मिलती है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोजले साहब ने इसे कैसे डिस्कवर किया था, मोजले साहब एक्चुअली किसी एक्सरे पे वर्क कर रहे थे, उससे एक्सरे डिफ्रैक्शन पे कोई वर्क कर रहे थे वो। तो उन्होंने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली, यानी एटॉमिक नंबर और जो एक्सरेज की है उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। फिर उनमें क्यूरियोसिटी और इंक्रीज हुई, तो उन्होंने फिर एटॉमिक मास
और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, परंतु इस वक्त उन्हें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ना मिलके एक जिग जैग यानी कोई एक सीक्वेंस में नहीं मिली लाइन, उन्हें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। तो इस तरह से उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ खींचा तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। तो उन्हें लगा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हो सकते हैं, उसके परमाणु भार के नहीं। यहाँ से उन्होंने एक आइडिया क्लिक किया और इस आइडिया के बेस पे ये ट्यूबुलर फॉर्म वाली आवर्त सारणी हमें देखने को मिली, और वो बहुत सही था। तो बात करें इस चीज की कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोजले की आवर्त सारणी का आधार है। जो मोजले की आवर्त सारणी है उसके अंदर हमें 7 आवर्त देखने को मिलते हैं और 18 वर्ग, 1 से लेके आपको 18 वर्ग, 18 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। और 1 से 7 तक जो पीरियड्स है, जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो यहाँ पे ड्रॉ है, दिख रही है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ग्रुप है। देखिए एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो उन्होंने फिर उसको इसी फॉर्म में क्यों अरेंज किया? क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 है, सेकंड में कितने हैं? जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 है, ये देखिए इसमें 2 है, इसके अंदर कितने हैं? 8 है। इसके अंदर कितने हैं थर्ड में? इसमें भी 8 है। इसके अंदर कितने हैं? 18, इसके अंदर भी 18, देन 32, यानी 2 8 8 18 18 32 के फॉर्म में। अब आप ये कहोगे जी ये जो है यहाँ कैसे 32 है? ये जो लेंथेनम है इसके बाद कौन सा आ जाता है? 72। इट मीन्स यहाँ से कितने मिसिंग एलिमेंट्स है? 14, और ये 14 यहाँ है। ये लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। और बात करें यहाँ पे एक्टिनियम में, यहाँ पे देखिए ये 89 है और ये 104 है, यानी इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वो कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 2 8 8 18 18 32, ये नंबर्स एक नाम से जाने जाते हैं, उन्हें कहते हैं मैजिकल नंबर। ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये नंबर कहलाती हैं जादुई संख्याएं। ये जादुई संख्याएं हैं और ये हमें क्या, तो जैसे हाइड्रोजन से लिथियम तक गई मैं तो मुझे क्या मिला? +2। फिर लिथियम से सोडियम तक गई तो क्या मिला मेरे को? +8। सोडियम से पोटेशियम गई तो मुझे क्या? +8 से पोटेशियम, देन +18, यहाँ पे भी +18 एंड देन 32। तो इस तरह से ये अगर जादुई संख्याएं हमें ज्ञात हो तो हम किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रोमियम है, क्रोमियम का पता है कि 24 है, क्रोमियम का 24 है। तो जब मैं इस ग्रुप से यहाँ पे जाती हूँ तो क्या ऐड करती हूँ? +18, तो क्रोमियम का कितना है? 24, 24 में 18 में अगर ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 42 मोलिब्डेनम। तो यानी जिस किसी का अगर एटॉमिक नंबर ज्ञात हो तो जस्ट उसके नीचे वाले एटॉमिक नंबर को हमें फाइंड आउट करना हो तो इन जादुई नंबर के बेस पे हम इजीली उसे याद कर सकते हैं। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी ने काफ़ी जो प्रॉब्लम्स, मोजली की आवर्त सारणी ने जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया था। पहली प्रॉब्लम्स जो आ रही थी कि आइसोटोप को जो उन्होंने स्थान दिया था, स्थान नहीं दिया था, वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर को ही आधार बनाया था, और हाइड्रोजन अगर के समस्थान निकले तो उनका एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है। हाइड्रोजन वाली स्थिति हालांकि क्लियर नहीं हो पाई थी, लेंथेनाइट एक्टिनाइट वाली स्थिति भी क्लियर नहीं हो पाई थी, परंतु परमाणु भार का जो उन्होंने अवहेलना की थी मेंडेलीव आवर्त सारणी ने, इस सारणी का आधार तो परमाणु क्रमांक ही था, तो उस पे तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये जो मोजले की आवर्त सारणी मिली जिसे आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने इस आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी ये कैसे बनी उसके बारे में डिस्कशन किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे इसका डिसाइड करें, क्योंकि अब एलिमेंट्स को हमने अरेंज तो कर दिया, अब इसके नाम किस तरह से दे उसके बेस पे, और काफ़ी टाइप के जो आवृत्तिता है उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।